मैं आया, मैंने देखा और मैंने अपने मुकाम को हासिल किया। हेलो, 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 अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, अ वेरी, वेरी, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जूलियस सीजर का इंट्रोडक्शन लाया हूं आपके लिए। जो भी बच्चा 9th में आया है, मैं प्ले स्टार्ट कर दूं ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्ले के पीछे की बैकग्राउंड बहुत जरूरी है जो मुझे आपके लिए लानी थी। इसीलिए आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत सेट बिल्डिंग, थोड़ा बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग, थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल लेसन, थोड़ा बहुत शेक्सपियर के ऊपर लेसन, थोड़ा बहुत कैसे चीजें जो प्ले में अनफोल्ड हो रही हैं, उनका क्या प्रेमिस है, क्यों जो हो रहा है वो हो रहा है, इस सब के ऊपर आज बात करेंगे। जो पहली 3 लाइनें बोली मैंने, वो एक्चुअल में जूलियस सीजर की लाइंस हैं। यस, द लाइंस गो समथिंग अलोंग द वेज ऑफ आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, राइट। ये इसका रोम में भी एक ट्रांसलेशन है जो प्ले के फर्स्ट चैप्टर में, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर कह रहा हूँ, फर्स्ट सीन में बताऊंगा। और ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस डाइव्स इनटू द मेगलोमेनिया, द नार्सिसिज्म जो कैसियस ब्रूटस को लगता है कि सीजर के अंदर प्रेजेंट है, एक्चुअली है नहीं है, ये सब पूरा प्ले पढ़ेंगे तब जानेंगे। जूलियस सीजर प्ले का मेन कैरेक्टर नहीं है, ब्रूटस और कैसियस एक तरीके से कह सकते हो आप मेन कैरेक्टर्स हैं। बट जूलियस सीजर की ही वजह से ये प्ले है। अब सर जूलियस सीजर इतना महान, इतना बड़ा क्यों बना, क्या था, क्या रीजन था उसके असैसिनेशन का, बहुत से सवाल होंगे। पहली चीज, जूलियस सीजर एक रोमन मिलिट्री जनरल था, वॉज नॉट द आउटराइट डिक्टेटर ऑफ रोम। ठीक है, रोम की पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती थी, दे डिड नॉट वर्क इन अ वे कि आपका एक सिंगुलर लीडर है। दे वर्कड इन अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जहां पे मिलिट्री जनरल्स थे, हायर पावर्स, हायर ऑफिशियल्स थे, देयर यूज टू बी अ सेनेट, सेनेट में बहुत से सारे लोग होते थे, देयर यूज टू बी अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे आज के टाइम पे आप कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, या फिर जो भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, इट इज अ मिनिस्ट्री, इट इज अ बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। बट हमारे यहाँ भी एक एपेक्स लीडर, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, यूएस में प्रेसिडेंट है, होता है इस टाइम पे। लेकिन इट वाज ऑल अ कम्युनिटी, एक तरीके से इसको आप कह सकते हो, इट वाज नॉट लेड बाय अ सिंगुलर मैन, इट वाज नॉट लेड बाय दैट वे। बट जूलियस सीजर का जो असेंट था वो इतना मैसिव था, जो राइज था वो इतना ज्यादा ब्रूटल था कि जो भी हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स, नोबल्स, गवर्नेंस में थे, दे यूज्ड टू बी वेरी 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 स्केर्ड ऑफ जूलियस सीजर्स पावर। और रोम के जितने हायर अप्स थे वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को राजी भी नहीं थे कि रोम का कोई आउटराइट लीडर बन जाए। अगर जिस तरीके से जूलियस सीजर का ग्रोथ कर्व था, इट वाज वेरी ब्लडी। तो अगर जूलियस सीजर ही क्यों ना बने, वो भी एक तरीके से लीडर नहीं बनता, वो डिक्टेटरशिप में टर्न होता। लेटर ऑगस्टस सीजर, जो कि नेफ्यू था जूलियस सीजर का, बिकॉज जूलियस सीजर नेवर हैड अ सन ऑफ हिज ओन, तो जूलियस सीजर का जो नेफ्यू था, ही एक्चुअली गोज ऑन टू बिकम एन आउटराइट डिक्टेटर। आपको बहुत लोगों ने ये बताया होगा कि जूलियस सीजर वाज द फर्स्ट डिक्टेटर ऑफ रोम। ये चीज एक तरीके से ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रूथ। हु वाज द फर्स्ट आउटराइट डिक्टेटर ऑफ रोम? Outright dictator of Rome was Julius Caesar's nephew, aka an adopted son, who was Octavius Caesar या फिर Augustus Caesar, है ना, who was helped by Mark Antony, actually the best and the most trustworthy friend of Julius Caesar, who helped him become that person. So it is a deep dive into Shakespeare's portrayal of power, ambition एंड बिट्रेयल। अब इससे मेरा क्या मतलब है, ये थीम्स हैं प्ले की मेजर 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 थीम्स, है ना। इसमें इस प्ले में क्या मेजर थीम्स है? पावर, एम्बिशन एंड बिट्रेयल। इस पे ही पूरा प्ले वर्क करेगा और इसी पे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ड करेंगे। जो पॉलिटिकली वोक स्टूडेंट्स हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है,
तो उनको ये प्ले बहुत पसंद आने वाला है। थोड़े बहुत जो एक्शन पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको थोड़ा गोर पसंद है, जिनको थोड़ा मार काट मार धाड़ पसंद है, उनको भी ये प्ले बहुत पसंद आने वाला है। जो बच्चियां ट्रैजिक स्टोरीज देख के बहुत खुश होती हैं, तो उनको भी ये प्ले बहुत पसंद आने वाला है ना। और दोस्तों के ऊपर कुछ कहानी और दोस्त कैसे दुश्मन बन जाते हैं, इस जॉनर में किसी को इंटरेस्ट है तो उसको भी बहुत मजा आने वाला है। अगर दोस्त कातिल बन जाए तो कैसा महसूस होता है, अगर ऐसा कोई है तो उसको भी बहुत मजा आने वाला है। तो पहले बिगिन करने से ये वाली जो पीपीटी है ये तो एक्सक्लूसिव है, इसमें कोई तुमको डाइजेस्ट नहीं मिल रहा है। कुछ जो मैं बुक से उठा के लाया हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वो चीज़ करनी पड़ती है। अगर ये वाली पीपीटी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तुमको कहीं मिलने नहीं वाली है, ये मैंने खुद से प्रिपेयर करी है, ऐसे ही मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ऐप पे ले आऊँगा आप लोगों के लिए। तो अगर ये पीपीटी चाहिए तो पहले आप जाओगे प्ले स्टोर पे, या फिर जो भी नोट्स हैं सब चाहिए तो आप पहले हमारे ऐप पे जाओगे। ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब नाम से शुभम जगदीश जो हमारे मेन ओनर हैं उनके द्वारा डेवलप्ड ऐप है। इस नाम से आपको डेवलपर मिलेगा, इस नाम से आपको ऐप मिलेगा, इसको आप डाउनलोड करेंगे, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर। वहाँ पे फिर इसको आप ओपन करेंगे, सेम तरीके से आपको ये ऐप स्टोर पे भी मिलने वाला है। यहाँ पे जाएंगे और फिर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे आप निहारिका मैम से पढ़ रहे हैं, ये सेम ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि शेक्सपियर भैया कौन थे, उनका क्या काम था, वॉट वॉज ही लाइक, थोड़ा बहुत उनके बारे में भी जान लेते हैं। द इंड्योरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ शेक्सपियर्स वर्क, है ना, जो इम्पोर्टेंस थी, जो मैसिव रिक्वायरमेंट थी, मैसिव रिक्वायरमेंट तो नहीं बट जो मैसिव इम्पैक्ट था शेक्सपियर का, वो क्या था। हाउ डिड शेक्सपियर चेंज लिटरेचर्स हिस्ट्री, हाउ डिड शेक्सपियर मेक लिटरेचर व्हाट इट इज नाउ। तो ये चीज पे भी बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स हैव प्रोफाउंडली शेप्ड लिटरेचर। यस, शेक्सपियर का जितना काम है उसने इंग्लिश लिटरेचर को आज जैसी लिटरेचर है उसको बनाया है, शेप किया है। जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को भी शेप किया है, और जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने का अपना तरीका दिखा के बहुत से ऐसे आर्टिस्ट, राइटर्स और पोएट्स को मोटिवेट किया है टू डू समथिंग यूनिक ऑफ देयर ओन। हिज एबिलिटी टू एक्सप्लोर टाइमलेस थीम्स। अब यहाँ पे टाइमलेस थीम्स का क्या मतलब है? टाइमलेस थीम्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल द थीम ऑफ पार। अगर आप आदिवासी के ज़माने से हैं और आप आज मॉडर्न डे एरा में हैं, हमेशा पावर इज गोइंग टू बी प्रेवलेंट। कैसे? उस टाइम पे यू नीड टू बी क्लेवर इनफ कि यू आर द हेड ऑफ दैट ट्राइबल ग्रुप, या फिर यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड यू आर मेंटली दैट केपेबल एंड यू आर दैट स्टडी। ठीक है। आज के टाइम पे हाउ यू आर पावरफुल? यू आर either a political person or you have a lot of money. That is how you become powerful. So power being a timeless theme, betrayal being a timeless theme, शुरुआत से आखिर तक betrayals होते आए हैं। और क्या एक थीम थी हम लोगों ने देखी थी, एक और थीम थी एम्बिशन। यस, एम्बिशन हमेशा से ये है मेरे पास, लेकिन मुझे और बेहतर चाहिए, और बेहतर चाहिए, दैट इज एम्बिशन। तो ये चीज भी आपकी टाइमलेस थीम हो गई। सच एज लव, एम्बिशन एंड बिट्रेयल। मैंने बताया ना, लव भी एक तरीके से एक टाइमलेस थीम हो सकती है। यस, क्योंकि जहाँ इंसान है वहाँ प्यार का कीड़ा तो खत्म होगा नहीं। सर सर सर, वो जब आती है तो मन करता है कि शेक्सपियर के लिए की तरह उससे कहानी लिख दूं। पहले इंग्लिश लिटरेचर में नंबर ले आओ बेटा। कैन नॉट डिस्कस दैट फर्दर। रेजोनेट्स विद ऑडियंस अक्रॉस जनरेशन, है ना। जो इनका काम है वो जनरेशन दर पीढ़ी दर पीढ़ी पे इफेक्ट करता है। सर सर सर, आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे सही में लिटरेचर सीखनी है ताकि मैं उसके लिए लिख सकूं शेक्सपियर की तरह। बात सच हो गई। वहाँ कब शेक्सपियर भाई थे और अब आप उनके जैसा लिखने की सोच रहे हो। खैर, आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि उतनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए बचपन से मेहनत करनी होती है। आप तो कहीं और बिजी थे। तो
ख्याल को छोड़ देते हैं और अब फिर से लिटरेचर पे फोकस करते हैं। क्या पता जब असल में वक्त आएगा तो लिख लेंगे। Shakespeare's mastery of character development and intricate plots continues to inspire writers, making him an indispensable figure. है ना? जिस तरीके से इंट्रिकसीज जो भी क्या कहते हैं वोव करते हैं प्लॉट को, ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं, इसने ऐसा किया तो क्यों किया, उसके पीछे क्या चार मीनिंग थे, उसने एक लाइन बोली तो उसके पीछे चार मीनिंग क्या थे, उसने एक मर्डर किया है तो क्या मीनिंग था उस मर्डर का। तो all of that becomes so intricate and so much beautifully written। और जिस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है कैरेक्टर का, जैसे बहुत बच्चों ने विनलैंड सागा देखी होगी। विनलैंड सागा में क्या होता है, देयर वाज अ किड हु वाज ब्लड थर्स्टी फॉर हिज फादर्स डेथ, ही वांटेड रिवेंज, बट लेटर उसने को ये समझ में आने लगता है एन आई फॉर एन आई इज नेवर द ट्रू meaning of life, and he turns a new leaf and he starts living a very good life as a farmer, and then later down the line he grows and grows and grows and goes on to become the king of the nation। तो ऐसे ही अगर आप हैं तो यू डू नॉट नीड रिवेंज। तो ये चीज़ क्या है, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट का पार्ट है। आप बचपन में शायद किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मोह होगा आपको, फिर आपको समझ में आया कि ये तो बहुत यूजलेस है, या फिर बचपन में आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे लेकिन आपको कभी आंसर्स नहीं मिले अपने क्वेश्चंस के, या फिर जब भी आप क्वेश्चन करते थे तो आपको शन कर दिया जाता था, आपको मना कर दिया जाता था और आपकी पर्सनालिटी सप्रेस हो गई। तो दिस इज कैरेक्टर नॉट डेवलपमेंट, दिस इज कैरेक्टर रिग्रेशन, है ना। यहीं पे अगर कोई बच्चा है जिसकी जो ये एबिलिटी थी टू क्वेश्चन, टू आस्क मोर, और उसको हम लोगों ने अच्छे से नर्चर किया और ही स्टार्ट्स आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चन, साइंस की फील्ड में जाता है एंड ही बिल्ड समथिंग ऑफ हिज ओन, जो कि एक रिमार्केबल स्टडी हो सकती है जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ था। तो दैट इज कैरेक्टर डेवलपमेंट। और ये चीज एक प्ले में जाहिर करना बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि मैं पूरी पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। अब वो चीज एक छोटे से प्ले में लिख देना और समझ आ जाए आदमी को, बहुत बड़ी बात है। तो इट इज ऑल दैट इंट्रिकेट कैरेक्टर्स, सब कुछ इतना इंटरपर्सनली वोवन है, ऑल ऑफ द थिंग्स, पीसेस मूविंग, प्लेसेस, टाइम्स, टाइमलाइंस, देन योर premonitions, then apparitions, then paranormal activities that hint towards something। तो ये सब बहुत मिलेगा, इसमें भी है, इसमें भी मिलेगा। तो when was William Shakespeare born? He was born in 1504 in Stratford upon Avon, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। वो बहुत प्रोमिनेंट प्लेराइट बनते हैं, पोएट हैं। He was a very pivotal figure in creating English literature as we know today। उनके वर्क में ट्रेजेडीज हैं जो कि ये वाली है, कॉमेडीज हैं, हिस्ट्रीज हैं, और काउंटलेस राइटर्स को शेक्सपियर ने इंस्पायर किया है और आज भी वो ऑडियंस से रेजोनेट करते हैं। शेक्सपियर्स करियर स्पैंड अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स। 25 साल का करियर था शेक्सपियर जी का, जिसमें इन्होंने 39 प्लेज लिखे हैं। जो एक प्ले अभी पढ़ रहे हैं, 2 प्लेज आप पढ़ पाओगे, उसके बाद अगर आप लिटरेचर बीए में नहीं ले रहे हो तो आप नहीं पढ़ोगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इतना इंटरेस्टेड रहता है 12th के बाद, बट मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम अगर जिंदगी में मौका मिले तो 4-5 प्ले तो पढ़ना भाई। मैंने 7-8 पढ़े हैं। मैंने मैकबेथ पढ़ा है, मैंने जूलियस सीजर पढ़ा है, टेम्पेस्ट पढ़ा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है, और ओड ओड टू द मेट्स ऐसी कुछ नाम था एक, वो पढ़ा है। आई फॉरगॉटन दी अदर्स, ये मुझे ज़्यादा प्रेवलेंटली याद हैं क्योंकि ये वाले बहुत रिमार्केबल थे, वो वाले मैंने पहले पढ़े थे। तो या, एंड उन्होंने 154 सॉनेट्स भी लिखे हैं। सॉनेट्स मीनिंग स्मॉल कंसाइज्ड प्लेज। नोटेबली हिज एबिलिटी टू कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशन, तरीके से वो ह्यूमन इमोशन को कैप्चर कर ले जाते थे, वो बहुत रिमार्केबल था। एंड सोशल डायनामिक्स, ये प्ले में जो सोशल डायनामिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं, इट इज, आई एम टेलिंग यू, मैंने इतनी बढ़िया लिटरेचर देखी नहीं है जिस तरीके से जूलियस सीजर प्ले में आपको सोशल डायनामिक्स एक्सप्लेन करके दिए जाएंगे। हैज रेंडर्ड हिज वर्क्स टाइमलेस। और जिस तरीके से ये चीजें हुई, आप आज भी 2026 में क्यों पढ़ रहे हो शेक्सपियर? कुछ तो रीजन होगा। 1564 में पैदा हुआ था आदमी, लिखते लिखते मैं कह रहा हूँ क्या कहते हैं उसने 1600 में लिखा। तो 400-450 साल बाद क्यों पढ़ रहे हो? थिंक अबाउट इट।
because it is so remarkable. Julius Caesar, one of his most acclaimed tragedies, explores themes of power and betrayal. है ना? This is one of the most acclaimed, most praised, right? Despite his fame, many aspects of Shakespeare's life remain shrouded in mystery. अब ये चीज़ क्यों है? क्योंकि राइटर्स जो होते हैं वो बेसिकली अपने आप को बहुत अनोनिमस रखना पसंद करते हैं. सेम गोज विथ शेक्सपियर, इंक्लूडिंग द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ हिज एजुकेशन, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी थी, उनका इन्फ्लुएंस, मतलब how was he in terms of his family background. His writings were acclaimed during his lifetime and his plays are still performed globally. जो उनकी writings थी वो बहुत रिमार्केबल मानी जाती थी उस टाइम पे, और क्या कहते हैं आज भी वो होती हैं. प्लेज आर कंडक्टेड, जो कि मैंने भी देखा है. थिएटर नाम की एक चीज होती है. आपने जो एक्टर्स देखे, मूवी एक्टर्स, वो मूवीज में आने से पहले थिएटर करते हैं, थिएटर एंड ड्रामा. उसमें शेक्सपियर के प्लेस भी होते हैं, है ना. शोकेसिंग द यूनिवर्सल अपील ऑफ हिज नैरेटिव एंड कैरेक्टर्स थ्रू आउट हिस्ट्री. अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा, शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो बहुत नोबल मैन के लिए, नोबल्स के लिए परफॉर्म होते थे. थिएटर वॉज एट दैट टाइम अ वेरी बिग लग्जरी. तो शेक्सपियर की जो राइटिंग्स होती थी, दे ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ कॉमेंट्री ऑन द नेशन वाइड पॉलिटिकल डिस्ट्रेस एंड सिचुएशन. तो ये चीज भी आपको ध्यान में लेके चलनी होगी. मैं धीरे धीरे जब पढ़ाऊंगा तो वो भी समझाऊंगा कि कैसे इसमें दिख रहा है. अब बात करेंगे कि मेजर वर्क्स ऑफ शेक्सपियर क्या हैं. तो जूलियस सीजर एक प्ले है, थीम्स ऑफ पावर, लॉयल्टी, बिट्रियल, इन एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग, एक बहुत ही मेस्मराइजिंग मैनर में लेके आने वाला है. और हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं कि जूलियस सीजर क्या थे, इनके ऊपर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं, है ना. जूलियस सीजर, द लेगेसी ऑफ जूलियस सीजर, है ना. ही वॉज अ लेजेंड. ठीक है, पहली चीज तो ये समझ लो, जूलियस सीजर वॉज अ पिवटल फिगर हुज मिलिट्री पावर prowess and political strategies reshaped the Roman Republic, influencing the course of Western civilization. है ना. तो इतनी ज्यादा मिलिट्री प्रावेस थी, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज थी, उसने पूरी तरीके से रोमन रिपब्लिक को ओवरटर्न कर दिया था. रिपब्लिक, हाँ ये चीज मैंने नहीं बताई, रोम वॉज अ रिपब्लिक, वो नॉट अ डिक्टेटरशिप. अगर कोई कंट्री बाय कोऑपरेशन ऑफ अ गवर्नमेंट चल रही है तो इट इज अ रिपब्लिक, है ना. रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये एक अभी लाइव प्रेजेंट एग्जाम्पल है ना. तो इस तरीके से ही उस टाइम पे रोम था. बट जिस तरीके से शेक्सपियर की मिलिट्री प्रोवेस और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज थी, उन्होंने उसको रीशेप किया, उससे आज भी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें इन्फ्लुएंस दिखता है. द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट रोम. अब थोड़ा बहुत जानेंगे कि कैसा बैकग्राउंड था पॉलिटिकली रोम का. Understanding the political alliances and rivalries of Caesar's time is essential to grasp the complexities of his rise and power and subsequent assassination. हाँ, तो अब अगर हम लोग ये नहीं समझेंगे ना कि क्यों शेक्सपियर को मारा गया, क्या लैंडस्केप था, कैसे पॉलिटिक्स थी उस टाइम पे, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि शेक्सपियर ने ये प्ले क्यों लिखा है, और जूलियस सीजर के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ है, और जूलियस सीजर की कहानी इतनी ब्यूटीफुल क्यों है. तो उसके लिए पहले आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी बहुत जाननी पड़ेगी. तो ये चीज क्या है सर, ट्रायम्विरेट क्या है. देयर वर 3 मिलिट्री जनरल्स बेसिकली, और उनका अपना अपना डिजिग्नेटेड एरिया था रोम में. ठीक है, एक था पॉम्पे, एक था सीजर, और एक का नाम मैं भूल गया हूं, क्रैसस. यस, तो क्रैसस, सीजर और पॉम्पे थे. ठीक है, पॉम्पे और सीजर मेन है, क्रैसस भैया किनारे हो जाते हैं थोड़ी देर में. अब क्या था कि पॉम्पे की शादी सीजर की बिटिया से हुई थी. पॉम्प नहीं, पॉम्पे की बेटी की शादी सीजर से हुई थी. हाँ, सीजर से पॉम्पे की बेटी की शादी हुई थी. सीजर खुद बहुत बूढ़ा था और वो लड़की जवान थी, बट ड्यू टू सम रीजन दैट गर्ल पास्ड अवे. उसके बीच में जो पॉलिटिकल मैरिज थी ये, वो फेल हो गई. पॉम्पे से दुश्मनी हो गई सीजर की. सीजर ने मार दिया पॉम्पे को. पॉम्पे के लड़के आके खड़े हो गए, मेरे बाप को कैसे मारा, मेरे बाप को मारा, अच्छा अब तुम्हारे बाप को तो मार दिया, तुमको भी मार देंगे. सीजर भैया ने उनको भी उड़ा दिया. जब सीजर भैया उनके लड़कों को उड़ा के लौट रहे थे, तब प्ले स्टार्ट होता है. तो
बहुत छोटे शब्दों में ऐसी चीज थी कुछ। तो फर्स्ट ट्रायम्विरेट formed a crucial political alliance among Caesar, Pompey and Crassus, significantly influencing the Roman Republic's power dynamics and governance। जो रिपब्लिक ऑफ रोम था उसकी पावर डायनामिक्स और जो भी पॉलिटिकल डिसीजन थे उसमें बहुत बड़ा रोल था इन तीनों लोगों का। ईच मेंबर ऑफ द ट्रायम्विरेट ब्रॉट सब्सटैंशियल रिसोर्सेज एंड मिलिट्री सपोर्ट। हर आदमी के पास सब्सटैंशियल रिसोर्सेज और मिलिट्री सपोर्ट था, allowing them to shape political decisions and strengthen their position in Roman society। अब वो उनके पास जो इतना रिसोर्स और पावर थी उसकी वजह से वो पॉलिटिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस और टैम्पर कर पा रहे थे क्योंकि उनकी पावर इतनी एट लार्ज थी। द फॉल ऑफ द ट्रायम्विरेट, अब ये अलायंस गिरी क्यों? Ultimately, the alliance among Caesar, Pompey, and Crassus collapsed due to personal ambitions and conflicts, leading to civil war and the downfall of the republic। इससे सिविल वॉर हुई और ये जो ट्रायम्विरेट थी इट कोलैप्स, है ना। इसमें पर्सनल रीजंस थे, एम्बिशन था, और उसके बाद बहस कही सुनी, ये सब में वो अलायंस खत्म हो गई। अब पावर और अलायंस में क्या हुआ, अब समझते हैं कि व्हाट वाज द बैटल एके द स्ट्रगल ऑफ पावर। तो अलायंस एंड राइवलरी इन रोमन हिस्ट्री। द अलायंस बिटवीन जूलियस सीजर एंड पॉम्पे वाज फोर्स्ड थ्रू पॉलिटिकल मैरिज। मैंने आपको बताया बिटिया की शादी करा दी गई थी। एंड म्यूचुअल एम्बिशन, एंड म्यूचुअल एम्बिशन, दोनों को बढ़ना था, दोनों को बड़ा होना था, पावर चाहिए थी, तो एम्बिशन म्यूचुअल था। However, their bond deteriorated, culminating in a bitter rivalry that led to civil war। पर इनका बॉन्ड डिटेरिएट हो गया क्योंकि उसकी बेटी खत्म हो गई थी। culminating in a bitter rivalry, और इनकी एक बहुत bitter rivalry स्टार्ट हो जाती है, that led to a civil war। This conflict reshaped Roman politics and set the stage for Caesar's rise and Pompey's tragic downfall। जिससे क्या हुआ, सीजर की राइज हो गई, पॉम्पे भैया की गिरान हो गई। पॉम्पे was older than Caesar, weaker than Caesar at a time, and Caesar was rising, and he fell eventually, illustrating the volatile nature of power and alliances in ancient Rome। से हमको क्या पता चलता है, that the power at large was very volatile, it used to shift hands very quickly at that time, है ना। battle and victories of Caesar and Pompey। तो अब उसके बीच में क्या होता है कि सीजर और पॉम्पे की कई लड़ाइयां हुई थी, जिसमें 2 बार पॉम्पे भैया ने सीजर भैया को बहुत अच्छे से मारा था और सीजर भैया भागे फिर रहे थे। लेकिन एक बैटल में सीजर ग्रू एंड ग्रू ट्रायम्फेंट। उसके बाद व्हेन ही ग्रू ट्रायम्फेंट, पूरी पॉलिटिकल माइट और जितनी भी आर्मी थी दे वेंट इनटू डिस्ट्रेस क्योंकि लीडर मर गया। द सन्स वर नॉट स्ट्रांग इनफ, सीजर टुक देम डाउन एज वेल। तो अब ओपनिंग सीन में क्या हो रहा है, द ओपनिंग सीन ऑफ जूलियस सीजर सेट्स द टोन फॉर द इंट्रिकेट थीम्स ऑफ अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट that permeate the play। The tribune Marcellus and Flavius oppose Caesar's celebration, emphasizing the discontent among various factions in Roman society। Their actions reflect a society on the brink of turmoil, tension that Shakespeare crafts with meticulous precision। The tribune's dissent highlights the divided opinions on Caesar's rising power, public sentiment towards Caesar shifts, his authority grows, foreshadowing future conflict, themes of loyalty, betrayal, and the struggle for power are introduced, creating a dramatic backdrop। This scene encapsulates the personal and political stakes involved in the narrative, reminding audience of the fragility of leadership and the complex interplay of public perception in governance। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे सीजर इज कमिंग बैक विक्टोरियस, सीन 1 में मैं इसको अच्छे से सीन 1 में ही डिकोड करूंगा। सीजर इज कमिंग बैक ट्रायम्फेंट फ्रॉम अ वॉर विद Pompey's sons and the tribunes और लोअर रैंकिंग मिनिस्टर्स जो कि पॉम्पे के साइड पे थे। देयर वर डिवाइडेड ओपिनियंस पॉलिटिक्स में, सम वर ऑन द साइड ऑफ सीजर, सम वर ऑन द साइड ऑफ पॉम्पे। तो पॉम्पे की तरफ वाले वर नॉट वेरी हैप्पी और सीजर साइड वर हैप्पी। अब यहाँ पे सिविल वॉर हो सकती है क्योंकि जो उधर वाले लोग हैं उनको ऐसा लगेगा कि ये हमको कभी सत्ता में आने नहीं देंगे, हम अगर आ भी जाएंगे तो they'll think वील बिट्रे देम, और वो हमको रखेंगे ही नहीं।
और जो इधर वाले हैं वो यही चीज सोचेंगे कि अगर हम इनको सत्ता में ले लेंगे तो ये हमको ही खत्म कर देंगे, उसमें सिविल वॉर होगी। तो ये चीज क्या है, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट है। अथॉरिटी और पावर की क्या बात हो रही है अब? अथॉरिटी ऐसे, द ट्राइब्यून्स फर्स्ट शो देयर अथॉरिटी इन दिस सीन। वो जो पब्लिक है जो सेलिब्रेट कर रही है सड़क पे आके, उनको भगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बट एज सीजर कम्स उनको क्या कहते हैं, हैंग कर दिया जाता है, दे आर किल्ड ऑन द स्पॉट। तो यहाँ पे अथॉरिटी किसकी ज्यादा बड़ी, पहले ट्राइब्यून्स की, देन ट्राइब्यून से भी ऊपर कोई है। तो दैट इज हाउ अथॉरिटी इज शोन इन दिस सीन। पॉलिटिकल इंटरेस्ट मैंने आपको समझा दिया, अथॉरिटी समझा दी। अब लॉयर सॉरी स्ट्रगल ऑफ पावर कैसे है? स्ट्रगल ऑफ पावर ऐसे है, द क्राउन वॉज ऑफर टू सीजर थ्राइस, सीजर रिफ्यूज, बिकॉज सीजर अगर इमीडिएट कोरोनेशन एक्सेप्ट कर लेता तो इट वुड सजेस्ट दैट ही इज वेरी एम्बिशियस, और जिसकी वजह से उसने कोरोनेशन एक्सेप्ट किया है, इट विल सॉलिडिफाई द एजेंडा ऑफ द पॉलिटिकल पीपल हु आर सेइंग सीजर हैज डन दिस टू अपहोल्ड हिज एम्बिशन। वो चीज सीजर नहीं कर सकता। अगर उसने वो चीज कर दी इन अ कंट्री दैट हैज बीन रनिंग लाइक अ रिपब्लिक, बहुत एडवर्स सीवियर इंप्लीकेशंस होंगे, एंड सीजर कैन नॉट टेक ऑन इट्स ओन कंट्री। अगर अपनी ही कंट्रीमैन से लड़नी पड़ जाएगा तो सीजर वोंट बी अ किंग एनी मोर ऑफ एनी प्लेस, है ना? और अपनी ही आर्मी के लोग, यू विल नेवर नो हु इज गोइंग टू बैक स्टैब यू, बिकॉज पीपल आर नॉट पॉलिटिकल, पीपल आर पेट्रियोटिक। तो ये चीज है। तो ये सब चीजें बहुत इंट्रिकेटली वोवन है इस प्ले में, जो कि मैं धीरे 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 जैसे प्ले बिगिन करूंगा। बहुत लंबा प्ले है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने थोड़ा बहुत ऐसे आपको समझाया है, जैसे इसमें थीम समझाई है वैसे ही थीमैटिक्स का वीडियो लेके आऊंगा हर चीज के लिए। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया है, बहुत बड़ा हिस्ट्री लेसन मैंने आपको दे दिया है। टिल देन अगले के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। कुछ भी डाउट हो पूछो पूछो। नंबर्स मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, मैं शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है आपकी, या आई डोंट थिंक देयर इट, या तो ये दो नंबर्स आप लिख लो, 95540092। एक ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आए फिर भी, तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। मतलब नहीं समझ में क्या है, नहीं उठे, तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ हाफ एन आवर। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर यार आपने सब कुछ तो समझा दिया, लेकिन बोर्ड में कैसे हेल्प करेगा? समझ में आएगा जब मैं पढ़ाने पे बैठा हूँगा, तुमको एक एक लाइन डिकोड करूँगा तब समझ में आएगा। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी हो पूछो और अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है?